आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग के बारे में किया था। क्लोज नंबर 55 और 56 में आते हैं। आज हम आगे करना शुरू करेंगे क्लोज नंबर 57 से। क्लोज नंबर 57 में क्या आता है? विंडो डिलीवरी के बारे में आता है। विंडो डिलीवरी क्या चीज़ होती है? जब भी कोई व्यक्ति अपनी डाक वस्तुओं का वितरण लेने के लिए स्वयं डाक घर में जाता है और डाक घर की खिड़की पर उन डाक वस्तुओं का वितरण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? विंडो डिलीवरी कहते हैं। एक्सेप्ट वेयर पोस्ट बॉक्स सिस्टम इज इन फोर्स, एनी पर्सन रिसाइडिंग विद इन ऑर्डिनरी वीट ऑफ पोस्टमैन कैन गेट ऑल आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू हिम फ्रॉम पोस्ट ऑफिस विंडो ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स। क्या बताया गया है कि जहां पे पोस्ट बॉक्स वाली सुविधा उपलब्ध नहीं होगी, यानी कि ऐसे डाकघर जहां पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम नहीं है, वहां पर डाकिए की सामान्य गश्त के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, अब डाकिए की जो सामान्य गश्त है वो क्या हो जाएगी? जहां पे उसके द्वारा वितरण का काम किया जाता है। तो ऐसी जगह पे रहने वाला कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? कार्यालय के कामकाज के घंटों के दौरान, जो भी बिजनेस आवर्स होंगे उनके दौरान स्वयं जाकर डाक घर की खिड़की पर अपनी डाक वस्तुओं का वितरण प्राप्त कर सकता है। और इस सुविधा को क्या कहा जाता है? विंडो डिलीवरी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विंडो डिलीवरी जो है कहां पे उपलब्ध होगी? ऐसे डाकघर जहां पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम उपलब्ध नहीं होगा। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने पोस्ट बॉक्स सिस्टम के बारे में किया कि कौन से डाकघरों में ये उपलब्ध होगा, जहां पे हेड ऑफ सर्कल के द्वारा निर्धारित किया जाएगा। तो विंडो डिलीवरी जो उन डाकघरों में होगी जहां पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम उपलब्ध नहीं होगा। और वैसे हमने पोस्ट बैग के बारे में भी किया था। पोस्ट बैग वाली सुविधा जो है वो सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में, सभी वितरण डाकघरों में उपलब्ध होती है। तो ये आपके छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो साथ साथ में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर करने होते हैं। तो विंडो डिलीवरी के लिए क्या आएगा कि जहां पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम उपलब्ध नहीं होगा, वहां पे आपको विंडो डिलीवरी वाली सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और वहां पर जो डाकिए की सामान्य गश्त होती है, उस गश्त के भीतर रहने वाला कोई भी व्यक्ति बिजनेस आवर्स के दौरान पोस्ट ऑफिस की विंडो पर जाकर अपनी डाक वस्तुओं का वितरण प्राप्त कर सकता है। और इसे हम क्या कहेंगे? विंडो डिलीवरी कहेंगे। नोट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर विंडो डिलीवरी। अब ये जो विंडो डिलीवरी होती है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने पड़ते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज होती है। अब देखो, जो वितरण का काम है, डाक वस्तुओं को वितरित करने का काम है, वो किसका रहेगा? डाकिए का रहेगा। अब कोई भी व्यक्ति जो अपनी डाक वस्तुओं का वितरण लेने के लिए स्वयं डाकघर में जाता है, तो डाकिए का काम कम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इसलिए उससे एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों लिए जाएंगे? नहीं लिए जाते हैं। तो विंडो डिलीवरी जो ये फ्री ऑफ चार्ज होती है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, और कंडीशन क्या है? ऑन दिस अकाउंट प्रोवाइडेड दैट द आर्टिकल्स आर टेकन ओवर लूज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला गया है? विंडो डिलीवरी फ्री ऑफ चार्ज होगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें प्राप्त किए जाने वाले लेख खुले में प्राप्त किए जाने चाहिए। ओवर लूज मतलब कि उनको खुले में प्राप्त करना होगा प्राप्तकर्ता को। एंड दैट द एड्रेसी मेक्स अ रिटन एप्लीकेशन। और विंडो डिलीवरी के लिए प्राप्तकर्ता को एक लिखित आवेदन देना होगा टू द पोस्ट ऑफिस आस्किंग दैट हिज लेटर्स एंड अदर आर्टिकल्स मे बी रिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस टिल कॉल्ड फॉर इंस्टेड ऑफ बीइंग सेंट आउट इन द ऑर्डिनरी कोर्स थ्रू द पोस्टमैन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा ये भी कि विंडो डिलीवरी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि प्राप्तकर्ता के द्वारा अपनी डाक वस्तुएं खुले में प्राप्त की जानी चाहिए। दूसरी बात, प्राप्तकर्ता को डाकघर में इसके लिए एक लिखित आवेदन देना होगा। और उस लिखित आवेदन में उसके द्वारा क्या बोलना चाहेगा कि मेरी डाक वस्तुओं को डाकिए के माध्यम से वितरित करने की बजाय या डाकिए को वितरण के लिए सौंपने की बजाय उनको डाकघर में ही रोक कर रखा जाए, मैं स्वयं आकर उन डाक वस्तुओं का वितरण लूंगा। तो ये हो जाएगी विंडो डिलीवरी कहाँ पे उपलब्ध होगी? जहाँ पे पोस्ट बॉक्स सिस्टम उपलब्ध नहीं होगा, और इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 58, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स टू मैसेंजर्स। संदेश वाहकों को लेखों का वितरण कैसे किया जाता है? कोई भी व्यक्ति जो अपना मैसेंजर पोस्ट ऑफिस में भेजता है अपनी डाक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए, उसको किस तरह से डाक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा? Person residing at place not served by postman daily who sends his own messenger to post office for take delivery of correspondence received to his address or to the address of members of his family। उस स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जहाँ पे डाकिए के द्वारा
दैनिक सेवाएं जो वो प्रदान नहीं की जाती हैं, मतलब डाकिया जो है वहाँ पे डेली नहीं जाता है वितरण का काम करने के लिए। वहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने पते पर या अपने परिवार के सदस्यों के पते पर प्राप्त होने वाले डाक वस्तुओं का वितरण लेने के लिए अपना संदेश वाहक डाकघर में भेजता है। तो उस संदेश वाहक को पोस्ट ऑफिस में डाक वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाएगा, तो उस स्थान पर जहाँ पे डाकिए के द्वारा प्रतिदिन सेवाएं नहीं दी जाती हैं, वहाँ पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति उसके पते पर या उसके परिवार के सदस्यों के पते पर जो भी पत्राचार प्राप्त होगा उसको प्राप्त करने के लिए अपना संदेश वाहक डाकघर में भेजता है। तो कैसे वितरण होगा, हिज लेटर्स एंड अदर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स डिलीवर्ड टू मैसेंजर। तो प्राप्तकर्ता को या प्राप्तकर्ता के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए जो भी पत्र आएंगे या फिर जो भी अपंजीकृत लेख आएंगे उन लेखों को मैसेंजर को सौंप दिया जाएगा, संदेश वाहक को उनका वितरण कर दिया जाएगा। मैसेंजर मस्ट पे पोस्टेज ड्यू ऑन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। अब अपंजीकृत डाक वस्तुएं हैं, अगर उनके लिए जो पोस्टेज चार्जेस है उनका पूरी तरह से पहले से भुगतान नहीं किया है तो मैसेंजर को उन डाक वस्तुओं के ऊपर जो ड्यू चार्जेस होंगे, देय डाक शुल्क होंगे, उनका भुगतान करना होगा। अनलेस एड्रेसी डिपॉजिट मनी इन एडवांस टू पे पोस्टेज, जब तक कि प्राप्तकर्ता डाक खर्च के भुगतान के लिए अग्रिम राशि जमा नहीं करता है। तो यहाँ पे बताया गया कि जो भी लेटर्स या अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे वो संदेश वाहक को वितरित कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर इन अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के ऊपर कोई भी ड्यू चार्जेस हैं, कोई भी डाक शुल्क देय हैं, तो उन डाक शुल्क का भुगतान मैसेंजर को करना पड़ेगा। और कब तक करना पड़ेगा, जब तक कि प्राप्तकर्ता ने उन डाक चार्जेस का भुगतान करने के लिए पोस्ट ऑफिस में एडवांस में डिपॉजिट ना किया हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाती है कि संदेश वाहक को उन ड्यू चार्जेस का भुगतान ना करना पड़े, प्राप्तकर्ता क्या कर सकता है, पोस्ट ऑफिस में एडवांस में उन चार्जेस का भुगतान करने के लिए डिपॉजिट कर सकता है। तो वहां पे संदेश वाहक को उन चार्जेस का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एन अकाउंट कैप्ट विद हिम, और इसके लिए क्या किया जाता है, प्राप्तकर्ता के साथ एक खाता रखा जाता है एंड एडजस्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स, और उसे समय समय पर समायोजित किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, मतलब उसमें और डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है, इस तरह से उसमें कैप्ट किया जाता है एक अकाउंट एड्रेस सी के साथ। तो ये हो जाएगा ऊपर विंडो डिलीवरी के लिए। दूसरे पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि संदेश वाहकों को जो भी मैसेंजर होते हैं उनको डाक वस्तुओं का वितरण कैसे किया जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाएगी, लेटर्स और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स होंगे वो मैसेंजर को दे दिए जाएंगे। अगर इनके ऊपर कोई भी देय डाक शुल्क होंगे तो उनका भुगतान मैसेंजर को करना पड़ेगा, जब तक कि प्राप्तकर्ता ऐसे चार्जेस का भुगतान करने के लिए पोस्ट ऑफिस में एडवांस में डिपॉजिट नहीं करता है। The post office bill, if desired, provided at the address's expenses a bag furnished with a lock in which all articles, cash receipts, acknowledgements, notices and coupons to be conveyed by messenger will be placed by post office together with the memo of contents। डाकघर यदि आवश्यकता हो तो प्राप्तकर्ता के खर्चे पर। अब यहाँ पे बताएंगे कि अगर प्राप्तकर्ता को इस चीज़ की ज़रूरत है तो डाकघर यहाँ पे कर सकता है, क्या कर सकता है, प्राप्तकर्ता के खर्चे पर उसे एक थैला और ताला उपलब्ध करवा सकता है। तो उपलब्ध क्यों करवाएगा, ताकि जितने भी लेख हैं, जितनी भी कैश रसीदें हैं, पावतियाँ हैं, नोटिस या कूपन है जो मैसेंजर के द्वारा कन्वे किए जाने, यानी कि वो प्राप्तकर्ता तक पहुँचाए जाने हैं, उनको डाकघर के द्वारा उस थैले में रखा जाता है। और कैसे रखा जाता है, मीमो ऑफ कंटेंट के साथ, जो भी सामग्री है उसके ज्ञापन के साथ रखा जाता है। तो डाकघर यदि आवश्यकता है प्राप्तकर्ता को प्राप्तकर्ता के खर्चे पर एक ताला लगा हुआ बैग प्रदान कर सकता है, और उस थैले में संदेश वाहक द्वारा जो भी लेख, नकद रसीदें, पावतियां, नोटिस, कूपन डाकघर की सामग्री के साथ, डाकघर की सामग्री के ज्ञापन के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने हैं तो ये थैले के माध्यम से पहुंचाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि ये जो बैग है पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा सकता है अगर प्राप्तकर्ता को इसकी आवश्यकता है। और इस बैग का जो भी खर्चा होगा वो किसे देना पड़ेगा, प्राप्तकर्ता को देना पड़ेगा। और इस थैले के साथ एक चाबी भी लगी होती है। इस थैले में जो भी संदेश वाहक के द्वारा, जैसे उसके द्वारा जो भी लेख, कैश रसीदें, एक्नॉलेजमेंट, नोटिस, कूपन प्राप्तकर्ता तक पहुंचाए जाने हैं, उन सभी को इस थैले के अंदर रखा जाएगा। साथ में जो भी सामग्री है उसका ज्ञापन भी होगा, इस थैले में भेज दिया जाएगा। संदेश वाहक के माध्यम से वो प्राप्तकर्ता तक इस थैले को पहुंचाएगा। One key of the bag will be kept by the postmaster and other by the addressee। अब इस थैले की जो चाबी रहेगी, एक चाबी पोस्ट मास्टर के पास रहेगी और दूसरी चाबी प्राप्तकर्ता के पास रहेगी।
द सेम बैग में बी यूज्ड फॉर द कन्वेंस बाय द मैसेंजर टू द पोस्ट ऑफिस ऑफ आर्टिकल्स टू बी पोस्टेड बट नो कैश फॉर एनी पर्पज व्हाटसोएवर मे बी कन्वेड इन द बैग टू द पोस्ट ऑफिस। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि आपका जो ये बैग होगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। अब इसी बैग का उपयोग क्या कैसे किया जा सकता है? एड्रेसी जो भी मैसेंजर को अपनी डाक वस्तुएं पोस्ट करने के लिए देता है, उन डाक वस्तुओं को प्राप्तकर्ता से डाकघर में लाने के लिए भी इस थैले का उपयोग किया जा सकता है। लेकिन किसी भी उद्देश्य के लिए आप इसके अंदर कैश या नकदी का वहन नहीं कर सकते हैं, नकदी का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट ही है, आपको अच्छे से समझ के याद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा कि अगर प्राप्तकर्ता को आवश्यकता है तो प्राप्तकर्ता के खर्चे पर डाकघर के द्वारा उसे एक बैग उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें संदेश वाहक के द्वारा जो भी डाक वस्तुएं या जो भी रसीदें प्राप्तकर्ता तक पहुंचानी है वो उस थैले के माध्यम से पहुंचाई जाएंगी। अब इस थैले के साथ एक ताला लगा होता है, उस ताले की चाबी एक पोस्ट मास्टर के पास रहेगी और दूसरी चाबी प्राप्तकर्ता के पास रहेगी। अब दूसरी बात बोलिए, एड्रेसी ने अगर अपनी डाक वस्तुएं पोस्ट करनी है तो वो संदेश वाहक के माध्यम से भेजेगा। तो वो भी क्या कर सकता है, उन डाक वस्तुओं को उसी बैग के माध्यम से जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा उसी के माध्यम से संदेश वाहक को देगा कि वो पोस्ट ऑफिस में जाकर उन डाक वस्तुओं का पोस्ट कराए, उन डाक वस्तुओं को पोस्ट कर सके। लेकिन किसी भी कंडीशन में एड्रेसी या प्राप्तकर्ता के द्वारा इस थैले में नकदी पोस्ट ऑफिस को नहीं भेजनी है, क्योंकि एक चाबी पोस्ट मास्टर के पास रहेगी, दूसरी चाबी प्राप्तकर्ता के पास रहेगी। तो किसी भी कंडीशन में कोई भी नकदी डाल के इस थैले में डाक घर तक नहीं पहुंचाई जानी चाहिए। केवल डाक वस्तुएं जो पोस्ट की जानी है वही इस डाक वस्तुएं इस थैले में होनी चाहिए। नो फीस विल बी चार्ज फॉर द यूज ऑफ दिस बैग, और इस थैले के लिए भी कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, ये थैला भी फ्री ऑफ चार्ज रहता है। आगे चलते हैं, क्लोज नंबर 59 है आपके पास, पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स टू मैसेंजर्स। मैसेंजर्स को मनी ऑर्डर का कैसे भुगतान किया जाता है? ऊपर हमने क्या कि जो लेटर्स होते हैं या फिर अन्य अपंजीकृत डाक वस्तुएं होती हैं वो तो मैसेंजर को दे दी जाती हैं, मैसेंजर को वितरित कर दी जाती हैं। लेकिन जो मनी ऑर्डर्स आएंगे उनका भुगतान कैसे किया जाएगा? Person residing at a place not served by postman daily who sends a messenger to post office, उस स्थान पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति जहाँ पे डाकिये के द्वारा प्रतिदिन सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं और वो अपनी डाक वस्तुएं या मनी ऑर्डर्स का भुगतान प्राप्त करने के लिए अपना संदेश वाहक डाकघर में भेजता है, तो मनी ऑर्डर का भुगतान उसे डाकघर में कैसे किया जाएगा? एड्रेसी में ऑथराइज पोस्ट मास्टर इन रिटर्न टू पे मनी ऑर्डर टू मैसेंजर। प्राप्तकर्ता पोस्ट मास्टर को संदेश वाहक को मनी ऑर्डर का भुगतान करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकता है, यानी कि पोस्ट मास्टर के द्वारा मैसेंजर को मनी ऑर्डर का भुगतान किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्राप्तकर्ता के द्वारा पोस्ट मास्टर को लिखित में अधिकृत करना होगा कि मेरे जो भी मनी ऑर्डर आएंगे मेरे संदेश वाहक को उनका भुगतान कर दिया जाए। पोस्ट मास्टर विल एक्सेप्ट सिग्नेचर ऑफ मैसेंजर एंड पे हिम दी अमाउंट। अब मनी ऑर्डर का जब भी भुगतान किया जाता है तो उसके लिए क्या करना होता है? मनी ऑर्डर के ऊपर और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हस्ताक्षर चाहिए होते हैं प्राप्तकर्ता के या भुगतानकर्ता के। लेकिन जब उसने मैसेंजर भेजा है पोस्ट ऑफिस में मनी ऑर्डर का भुगतान प्राप्त करने के लिए और उसने पोस्ट मास्टर को लिखित में प्राधिकृत किया है कि मेरे मनी ऑर्डर का भुगतान मैसेंजर को कर दिया जाए, ऐसी कंडीशन में पोस्ट मास्टर क्या करेगा? प्राप्तकर्ता या भुगतानकर्ता की जगह पे मैसेंजर के हस्ताक्षर मनी ऑर्डर और एक्नॉलेजमेंट के ऊपर प्राप्त करेगा, उनके ऊपर लेगा और मनी ऑर्डर की राशि का भुगतान उस मैसेंजर को कर दिया जाएगा। क्लोज नंबर 60 आपके पास, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा टू मैसेंजर और टू केयर पार्टी। मैसेंजर या केयर पार्टी को पंजीकृत वस्तुएं इत्यादि का वितरण करना। इफ एड्रेसी स्पेशली ऑथराइज पोस्ट मास्टर इन रिटर्न, यदि प्राप्तकर्ता विशेष रूप से पोस्ट मास्टर को लिखित में अधिकृत करता है कि मेरे लिए जो भी पंजीकृत वस्तुएं आएंगी उनको संदेश वाहक को या केयर पार्टी को वितरित कर दिया जाए, तो वहाँ पे पोस्ट मास्टर क्या करेगा? पोस्ट मास्टर विल डिलीवर टू मैसेंजर ऑल रजिस्टर्ड इंश्योर्ड एंड पे मनी ऑर्डर्स फॉर एड्रेसी और टू हिज फैमिली मेंबर्स बट नॉट वीपी आर्टिकल्स। वहाँ पे पोस्ट मास्टर के द्वारा प्राप्तकर्ता के लिए या प्राप्तकर्ता के परिवार के सदस्यों के लिए जो भी पंजीकृत
बीमित या मनी ऑर्डर्स आएंगे उनका वितरण या भुगतान संदेश वाहक को कर देगा, लेकिन वीपी आर्टिकल्स का वितरण जो है वो संदेश वाहक को नहीं किया जाएगा। तो अगर प्राप्तकर्ता विशेष रूप से पोस्ट मास्टर को लिखित में अधिकृत करता है तो पोस्ट मास्टर के द्वारा मैसेंजर को पंजीकृत वस्तुएं, बीमित वस्तुएं वितरित की जा सकती हैं या मनी ऑर्डर्स का भुगतान भी किया जा सकता है, लेकिन वीपी आर्टिकल्स का वितरण मैसेंजर को नहीं किया जाएगा। If addressee does not authorize messenger to sign on his behalf, receipt and acknowledgement in case registered and insured articles and money orders handed over under receipt to messenger for delivery to addressee। अब क्योंकि जब भी कोई पंजीकृत, बीमित या मनी ऑर्डर का वितरण या भुगतान किया जाता है तो इनके लिए रसीद और पावती के ऊपर हस्ताक्षर चाहिए होते हैं, लेकिन प्राप्तकर्ता ने पोस्ट मास्टर को अधिकृत नहीं किया है कि वो मेरी जगह पे मैसेंजर के हस्ताक्षर को एक्सेप्ट करे। ऐसी कंडीशन में क्या किया जाता है, पंजीकृत, बीमित या मनी ऑर्डर के संबंध में जो रसीद और एक्नॉलेजमेंट होगी वो रसीद के तहत क्या की जाएगी, मैसेंजर को सौंप दी जाएगी, ताकि मैसेंजर उन रसीदों को या पावतियों को प्राप्तकर्ता को वितरित कर सके। व्हेन रिसिप्ट एंड एक्नॉलेजमेंट रिटर्न टू पोस्ट ऑफिस ड्यूली साइंड। अब मैसेंजर ने क्या किया, मैसेंजर उन रसीदों को या एक्नॉलेजमेंट्स को ले जाके प्राप्तकर्ता तक पहुंचाएगा। प्राप्तकर्ता के उन रसीदों या एक्नॉलेजमेंट्स के ऊपर हस्ताक्षर लेगा। हस्ताक्षर लेने के बाद मैसेंजर फिर से उनको वापस डाकघर में लेके आएगा। लाने के बाद आर्टिकल्स और अमाउंट ऑफ मनी ऑर्डर विल बी मेड ओवर टू मैसेंजर। लेख का वितरण या फिर मनी ऑर्डर का भुगतान मैसेंजर को कर दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे, इनको आप समझ के याद करेंगे, आपको ये दोबारा पढ़ने नहीं पड़ेंगे। अगर तो विशेष रूप से पोस्ट मास्टर को अधिकृत करता है प्राप्तकर्ता लिखित में कि मेरी जितनी भी पंजीकृत, बीमित वस्तुएं आएंगी उनका वितरण मैसेंजर को कर दिया जाए या मेरे मनी ऑर्डर्स का भुगतान मैसेंजर को कर दिया जाए, तो इन लेखों के संबंध में जो भी रसीदें और पावतियां होंगी उनके ऊपर मैसेंजर के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और उनका वितरण या भुगतान संदेश वाहक को कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, वीपी आर्टिकल का वितरण मैसेंजर को नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर प्राप्तकर्ता ने अपनी तरफ से मैसेंजर को हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत ना किया हो तो वहां पे पंजीकृत, बीमित और मनी ऑर्डर के संबंध में रसीदों और पावतियों को रसीद के तहत मैसेंजर को सौंपा जाएगा, ताकि मैसेंजर के द्वारा उनको प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सके। अब प्राप्तकर्ता उन रसीदों और पावतियों के ऊपर हस्ताक्षर करेगा और संदेश वाहक फिर से उन रिसिप्ट्स और एक्नॉलेजमेंट्स को डाकघर में लेके आएगा। लाने के बाद जो आर्टिकल होगा उसका वितरण या फिर जो मनी ऑर्डर होगा उसका भुगतान मैसेंजर को या संदेश वाहक को कर दिया जाएगा। नॉट नेसेसरी अथॉरिटी ग्रांटेड टू पोस्ट मास्टर अप्लाई टू ऑल पोस्टल आर्टिकल्स। अब यह भी आवश्यक नहीं है कि पोस्ट मास्टर को दिया गया प्राधिकार सभी वर्गों के लेखों पर लागू होगा। यानी कि एड्रेसी को यह भी बताना होता है कि ये जो मैं निर्देश दे रहा हूँ या पोस्ट मास्टर को प्राधिकृत कर रहा हूँ मेरी डाक वस्तुएं संदेश वाहक को वितरित करने के लिए, क्या ये सभी वर्गों के लेखों पर लागू होंगी या फिर कुछ एक डाक वस्तुओं पर ही लागू होंगे। तो इस चीज़ के बारे में भी यहाँ पे बताया गया कि आवश्यक नहीं है कि पोस्ट मास्टर को जब ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है कि मेरे जो आर्टिकल्स हैं वो मेरे संदेश वाहक को दे दिए जाएं, तो ये प्राधिकरण सभी वर्गों के लेखों पर लागू होगा, ऐसी भी कोई आवश्यकता नहीं है। यह प्राधिकार अविमित पंजीकृत वस्तुओं तक भी सीमित हो सकता है। इट मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ओनली। यानी कि जो एड्रेसी या वो पोस्ट मास्टर को केवल जो भी अनइंश्योर्ड होंगी, गैर बीमित पंजीकृत वस्तुएं होंगी, उन्हीं के वितरण के लिए अधिकृत कर सकता है। बाकी जो भी बीमित वस्तुएं या मनी ऑर्डर होंगी उनका वितरण और भुगतान कैसे किया जाएगा, डिलीवर्ड और पेड ऑन रिटर्न ऑफ रिसिप्ट्स एंड एक्नॉलेजमेंट्स एंड नोटिसेस साइंड बाय एड्रेसी। तो ऐसी कंडीशन में जो भी इंश्योर्ड आर्टिकल या मनी ऑर्डर होंगे उनका वितरण या भुगतान कैसे किया जाएगा, जब प्राप्तकर्ता के द्वारा रसीद, एक्नॉलेजमेंट और नोटिस के ऊपर हस्ताक्षर करवा के उनको वापस लाया जाएगा, तब जाके उन डाक वस्तुओं का वितरण किया जाएगा। यानी कि अगर पोस्ट मास्टर को प्राप्तकर्ता ने सिर्फ इतना अधिकृत किया है कि मेरे लिए जो भी अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स आएंगे उनका वितरण संदेश वाहक को किया जाना है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी बीमित वस्तुएं या मनी ऑर्डर होंगे उनका वितरण या भुगतान कैसे किया जाएगा, प्राप्तकर्ता से रसीदें, एक्नॉलेजमेंट्स और नोटिस के ऊपर हस्ताक्षर करवा कर लाए जाएंगे, उसके बाद ही उनका वितरण या भुगतान किया जाएगा। Instructions received from addressee authorizing post office to deliver articles or pay money orders to person other than themselves should be treated as lapsed after a time of 3 years
अनलेस रिन्यूड विद इन दैट टाइम। प्राप्तकर्ता से प्राप्त निर्देश जो डाकघर को प्राप्तकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उसके लेखों का वितरण या मनी ऑर्डर का भुगतान लेने के लिए अधिकृत करते हैं। अब कोई भी प्राप्तकर्ता है, उसने पोस्ट ऑफिस को अधिकृत किया है कि मेरे लिए जो भी आर्टिकल्स आएंगे या मेरे लिए जो भी मनी ऑर्डर्स आएंगे उनका वितरण या भुगतान मेरे अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किया जाना है। इस तरह के जो भी निर्देश पोस्ट ऑफिस में दिए जाते हैं उनकी वैधता की बात करें 3 साल रहती है। 3 साल के भीतर आपको उनका नवीकरण करना होता है, नहीं तो उनको व्यपगत माना जाएगा, समाप्त हुआ माना जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, आगे हम करेंगे। जैसे कोई भी व्यक्ति अपना एड्रेस चेंज करता है, उसके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे पता परिवर्तन के संबंध में, उनकी वैधता की बात करें 3 महीने रहती है, 3 मंथ्स के लिए वो वैलिड होते हैं। लेकिन अपने अलावा अपनी डाक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत करना पोस्ट ऑफिस में, उन निर्देशों की वैधता की बात करें 3 साल तक के लिए वो वैलिड रहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 61, डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सेट्रा एंड पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर एड्रेस्ड टू स्टूडेंट्स। छात्रों को संबोधित पंजीकृत लेखों का वितरण तथा मनी ऑर्डर का भुगतान किस तरह से किया जाता है। Registered articles and parcels addressed to students and inmates of educational institutions can, with the approval of the head of the circle, be delivered to head of the institution। छात्रों और शैक्षणिक संस्थानों के निवासियों को संबोधित पंजीकृत लेख और पार्सल सर्किल के प्रमुख के अनुमोदन से संस्था के प्रमुख को वितरित किए जा सकते हैं। कोई भी पंजीकृत लेख या कोई भी पार्सल किसी भी स्टूडेंट के लिए या फिर किसी भी शैक्षणिक संस्थान के निवासियों के लिए जब संबोधित किया जाता है तो उनका वितरण किसे किया जा सकता है, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, उस संस्था के प्रमुख को किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अप्रूवल चाहिए। अप्रूवल किसका चाहिए? हेड ऑफ सर्कल का, सीपीएमजी का अप्रूवल चाहिए। तो सीपीएमजी के अप्रूवल के साथ ऐसे पंजीकृत लेखों को या ऐसे पार्सलों को उस हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन को वितरित किया जा सकता है। इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड मनी ऑर्डर्स, तो ये नॉर्मल आपके पंजीकृत लेखों और पार्सलों की बात की है। लेकिन जो बीमित लेख और मनी ऑर्डर होंगे जो कि एड्रेस्ड और पेएबल टू स्टूडेंट्स, जो कि छात्रों को संबोधित होंगे, छात्रों को वितरित किए जाने हो या उनका भुगतान छात्रों को किया जाना है, कैन आल्सो विद द अप्रूवल ऑफ हेड ऑफ सर्कल बी डिलीवर्ड और पेड टू हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग एंड इंडेमनिटी बॉन्ड। तो यहाँ पे बताया गया कि जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं और मनी ऑर्डर्स हैं जिनका वितरण या भुगतान छात्रों को किया जाना है, वो भी हेड ऑफ सर्कल के अप्रूवल के साथ क्या किए जा सकते हैं, हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, यानी कि उस संस्था का जो भी प्रमुख होगा उसको वितरित किए जा सकते हैं या मनी ऑर्डर का भुगतान उसे किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति बॉन्ड वहाँ पे प्रदान करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इंडेमनिटी बॉन्ड जो देने के बाद ही इस तरह के जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स होंगे जो स्टूडेंट्स को संबोधित किए होंगे उनका वितरण या भुगतान हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को किया जाएगा। A stamp duty will be payable by the person who executes this agreement। इस अनुबंध को जो भी निष्पादित करेगा उस व्यक्ति को एक स्टैंप शुल्क का भुगतान भी करना होगा। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 62, अकाउंट्स विद प्लांटर्स। प्लांटर्स के साथ खाते। Planters or other living at a distance from post office, units of defense services, permit holders of business reply card and envelopes who are in habit of receiving unpaid correspondence। प्लांटर्स, डाकघर से दूरी पर रहने वाले कोई व्यक्ति, रक्षा सेवा की जो यूनिट्स होती हैं, व्यापार उत्तर कार्ड और लिफाफे के परमिट धारक और जिन्हें अवैतनिक पत्राचार प्राप्त होता है, यानी कि ऐसी डाक वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनके लिए उन्हें भुगतान करना होता है वितरण के समय। ऐसी डाक वस्तुएं प्राप्त करने वाला कोई भी प्लांटर, डाकघर से दूर रहने वाला कोई भी व्यक्ति, रक्षा सेवा की जो यूनिट्स होती हैं या फिर व्यापार उत्तर कार्ड और लिफाफे के जो परमिट धारक होते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन रहती है, पोस्ट ऑफिस अरेंज फॉर द डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स विदाउट रिक्वायरिंग डेली सेटलमेंट। वहाँ पे डाकघर के द्वारा एक व्यवस्था की जाती है। क्या व्यवस्था की जाती है कि डेली सेटलमेंट ना करनी पड़े, दैनिक भुगतान ना करना पड़े। प्रोवाइडेड सफिशिएंट सम टू पे पोस्टेज इन डिपॉजिट इन एडवांस बाय एड्रेसी, लेकिन प्राप्तकर्ता के द्वारा पोस्ट ऑफिस में इन ड्यू चार्जेस का भुगतान करने के लिए एडवांस में डिपॉजिट किया जाता है। अब मान लीजिए कोई भी प्राप्त करता है, उसको डेली अनपेड आर्टिकल्स प्राप्त होते हैं, ऐसी डाक वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनके लिए प्राप्तकर्ता को भुगतान करना हो, लेकिन वो पोस्ट ऑफिस से दूर रहता है, एक डिस्टेंस के ऊपर रहता है। ऐसी कंडीशन में पोस्ट ऑफिस क्या अरेंजमेंट करता है कि उसको डेली सेटलमेंट ना करनी पड़े। डेली सेटलमेंट ना करनी पड़े तो क्या व्यवस्था की जाएगी, पोस्ट ऑफिस के द्वारा
वहाँ पे एक व्यवस्था होगी कि उसको एडवांस में एक डिपॉजिट करने की फैसिलिटी दी जाएगी कि आप एक बार वहाँ पे डिपॉजिट कर दीजिए, फिर जो भी आपके चार्जेस होंगे उन अनपेड आर्टिकल्स के संबंध में उनको उस खाते से निकाल लिया जाएगा या उस खाते से पूरा कर लिया जाएगा। तो डाकघर दैनिक भुगतान के बिना ऐसे लेखों का वितरण करने की व्यवस्था करता है कि प्राप्तकर्ता को डेली उनके लिए भुगतान ना करना पड़े। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्राप्तकर्ता को डाक शुल्क के भुगतान के लिए पर्याप्त राशि अग्रिम में पोस्ट ऑफिस में जमा करनी होगी। इन सच केसेस पोस्ट ऑफिस विल केप्ट अकाउंट विद ईच एड्रेसी, और ऐसे प्रत्येक प्राप्तकर्ता के साथ जिसे अनपेड आर्टिकल्स प्राप्त होते हैं उनके साथ एक खाता बनाकर रखेगा। Addresses wishing to have airmail correspondence redirected by air are required to deposit in advance in post office sums sufficient to cover the air fees। अब हवाई डाक पत्राचार को हवाई मार्ग से पुनर्निर्देशित करने के इच्छुक प्राप्तकर्ता, अब कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि अगर मेरी डाक वस्तु का रीडायरेक्शन करनी पड़े तो ऐसी कंडीशन में उसको हवाई मार्ग से ही रीडायरेक्ट किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या किया जा सकता है, इस तरह के जो भी प्राप्तकर्ता होते हैं हवाई डाक शुल्क को कवर करने के लिए पर्याप्त रकम डाकघर में अग्रिम रूप से जमा कर सकते हैं। क्योंकि एक बार एयरमेल कोरेस्पोंडेंस एयरमेल के माध्यम से उसको रीडायरेक्ट किया जाएगा तो उसके लिए एयर चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन प्राप्तकर्ता बाद में इस चीज़ के लिए मना कर दे कि मैं एयरमेल चार्जेस का भुगतान नहीं करूंगा, तो पोस्ट ऑफिस उन चार्जेस को कैसे रिकवर करेगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहती है प्राप्तकर्ता के पास, अगर वो चाहता है कि उसकी डाक वस्तुओं को हवाई मार्ग के माध्यम से पुनः प्रेषित किया जाए तो एडवांस में वो पोस्ट ऑफिस में इस चीज़ के लिए डिपॉजिट कर सकता है। इन सच केसेस द एड्रेसी शुड गिव रिटन इंस्ट्रक्शंस एज टू द नेचर ऑफ द आर्टिकल्स विच दे डिजायर टू बी रिडायरेक्टेड बाय ईयर। तो यहाँ पे प्राप्तकर्ता को पोस्ट ऑफिस में एक लिखित आवेदन देना होगा कि किस प्रकार की या किस प्रकृति के लेखों को हवाई मार्ग के माध्यम से पुनः निर्देशित करना है, कि सभी डाक वस्तुओं को आपने हवाई मार्ग के माध्यम से पुनः निर्देशित नहीं करना है, केवल कुछ एक ऐसी डाक वस्तुएं जिनकी प्रकृति ऐसी होगी उन्हीं को आपने हवाई मार्ग के माध्यम से पुनः प्रेषित करना है। इस चीज़ के लिए उसे लिखित निर्देश पोस्ट ऑफिस में देने होंगे। पोस्ट ऑफिस विल कीप एन अकाउंट विद ईच सच एड्रेसी, और ऐसे प्रत्येक प्राप्तकर्ता के साथ डाकघर के द्वारा एक खाता रखा जाएगा इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर लेड ऑन इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ, जैसा कि ऊपर वाले पैराग्राफ में बताया गया, जिसको रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर एडजस्ट किया जाता है। इस तरह से उसे एक अकाउंट पोस्ट ऑफिस के साथ रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा अगर कोई भी व्यक्ति क्या चाहता है, अपने आर्टिकल्स की एयर रिडायरेक्शन चाहता है, या फिर वो डाकघर से दूरी पर रहता है और उनकी जो आर्टिकल्स हैं वो कैसे हैं, अनपेड प्राप्त होते हैं, तो उनके लिए कैसे वो डेली सेटलमेंट किए बिना भी और कोई रास्ता निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 63 आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स के बारे में। पहचान पत्र क्या चीज़ होती है। A system of identity cards has been introduced by the post office for the benefit of tourists, traveling representatives of firms and other members of the public who experience difficulty in establishing their identity in connection with postal transactions like receipt of registered and insured articles and payment of money orders in the post town through which they pass। तो पर्यटक जो भी पर्यटक होते हैं, टूरिस्ट होते हैं, या फिर ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं फर्मों के जो यात्री प्रतिनिधि होते हैं, या फिर जनता के अन्य सदस्य जिन्हें डाकघर में लेन देन के लिए अपनी पहचान स्थापित करने में किसी भी तरह की मुश्किल होती है, उनकी सुविधा के लिए आइडेंटिटी कार्ड वाले सिस्टम को लागू किया गया है। पर्यटक, फर्मों के यात्रा प्रतिनिधि, जनता के अन्य सदस्यों के लाभ के लिए डाकघर के द्वारा पहचान पत्र की एक प्रणाली शुरू की गई। क्यों शुरू की गई? जिन्हें अपनी डाक वस्तुएं या डाक लेन देन के संबंध में अपनी पहचान स्थापित करने में कोई भी कठिनाई होती हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है, मान लीजिए कोई भी टूरिस्ट है, अब वो जा रहा है कहीं टूर पे, अब किसी भी पोस्ट टाउन में उसके लिए कोई आर्टिकल भेजा है, चाहे वो रजिस्टर्ड है, इंश्योर्ड आर्टिकल है या मनी ऑर्डर उसके लिए भेजा है, तो उस पोस्ट टाउन में अपनी उस डाक वस्तु को या अपने उस मनी ऑर्डर के भुगतान को प्राप्त करने के लिए उसे अपनी पहचान कैसे स्थापित करनी है, तो उसको वहां पे मुश्किल होगी। तो उसे अपनी पहचान स्थापित करने के लिए आइडेंटिफिकेशन कार्ड वाली सुविधा प्रदान की जाएगी। आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनवा के वो जा सकता है और वहां पे उसको प्रस्तुत करके अपने मनी ऑर्डर का या फिर अपनी डाक वस्तुओं का वितरण प्राप्त कर सकता है। तो कोई भी लोग हैं या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति या फिर कोई भी यात्री होते हैं या फिर कोई भी फर्मों के
प्रतिनिधि जो होते हैं जिनको अपनी पहचान स्थापित करने में, कौन सी पहचान स्थापित करने में, डाक घर में लेन देन के संबंध में, कि डाक घर में उनको कोई लेन देन करना है लेकिन वहाँ पे वो अपनी पहचान स्थापित करने में मुश्किल का एहसास करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें आइडेंटिफिकेशन कार्ड वाली सुविधा मिल जाएगी। These cards will be obtainable at any head post office। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है कहाँ पे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो ये केवल प्रधान डाक घर में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। किसके द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं? बाई लिटरेट पर्सन, किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा। तो आइडेंटिफिकेशन कार्ड किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के द्वारा केवल प्रधान डाक घर में ही प्राप्त किए जा सकते हैं। हुज आइडेंटिटी इज वेल एस्टेब्लिश्ड इन दी लोकेलिटी, और दूसरी चीज़ उसकी इलाके में अच्छी पहचान स्थापित होनी चाहिए जहां पे वो रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके संबंध में। आइडेंटिफिकेशन कार्ड केवल प्रधान डाक घर में साक्षर व्यक्ति यानी कि पढ़े लिखे व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं जिनकी पहचान उस इलाके में अच्छी तरह से स्थापित होनी चाहिए। Applications for issue of identification cards can also be made at sub offices। अब आपको जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड है वो केवल हेड पोस्ट ऑफिस से ही प्रदान किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए आवेदन आप सब पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं, उप डाक घर में भी कर सकते हैं। पोस्ट मास्टर आपके एप्लीकेशन को प्राप्त करेगा। आफ्टर मेकिंग इंक्वायरीज फॉरवर्ड द एप्लीकेशन टू हेड ऑफिस फॉर इशू ऑफ कार्ड। अब यहाँ पे जो सब पोस्ट मास्टर होगा वो क्या करेगा, जो भी इंक्वायरीज या जो भी पूछताछ करनी है, करने के बाद आपके आवेदन को हेड पोस्ट ऑफिस में भेजेगा ताकि हेड पोस्ट ऑफिस के द्वारा कार्ड जारी किया जा सके, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कार्ड केवल प्रधान डाकघर के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन इसके लिए आवेदन आप सब पोस्ट ऑफिस में भी कर सकते हैं। The card will contain a full description of its holder, his signature and photograph। कार्ड में उसके धारक का पूरा विवरण, उसके हस्ताक्षर और फोटोग्राफ होंगे। अब ये जो कार्ड बनाकर दिया जाएगा इसमें जो प्राप्त करता रहेगा, इस कार्ड का जो धारक रहेगा उसके बारे में फुल डिस्क्रिप्शन रहेगी कि वो उसका पता क्या है, उसका नाम क्या है, और भी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है पूरे विवरण उसके बारे में रहेंगे। उसके हस्ताक्षर इसमें होंगे और साथ में उसकी फोटोग्राफ भी इस आइडेंटिफिकेशन कार्ड में लगी होगी। इट विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। यह जारी होने की तारीख से 3 साल की अवधि के लिए वैध होगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है कितने समय तक वैलिड रहता है, जिस तारीख को इसे जारी किया जाता है उस तारीख से 3 साल पूरे होने तक ये वैलिड रहेगा। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द कार्ड, अब जब भी इस कार्ड की वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी, फ्रेश कार्ड विल हैव टू बी अप्लाइड फॉर, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से नए कार्ड के लिए आवेदन करना पड़ेगा। The photograph to be affixed to the identity card will have to be supplied by applicant। अब इस आइडेंटिफिकेशन कार्ड के ऊपर क्या होगा, एक फोटोग्राफ चिपकाई जाएगी और ये फोटोग्राफ जो एप्लीकेंट के या आवेदक के द्वारा ही प्रदान की जाएगी, यानी कि जिसको कार्ड के लिए आवेदन करना है उसको ही साथ में एक फोटोग्राफ देनी होगी ताकि वो कार्ड के ऊपर चिपकाई जा सके। मस्ट बी ऑफ साइज 88 मिलीमीटर बाई 63 मिलीमीटर। अब इस फोटोग्राफ का जो साइज रहेगा 88 बाई 63 मिलीमीटर या इससे थोड़ा छोटा होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्ड जो रहेगा इसके ऊपर होल्डर के या इसके धारक के फुल डिस्क्रिप्शन रहेंगे, उसके हस्ताक्षर रहेंगे और उसकी फोटोग्राफ रहेगी। दूसरी बात, 3 साल की अवधि के लिए वैलिड रहेगा। जब इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाएगी तो नए कार्ड के लिए आपको आवेदन करना होगा और इसके ऊपर लगाई जाने वाली फोटोग्राफ आवेदक के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसका साइज जो 88 मिलीमीटर बाई 63 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा सा कम हो सकता है लेकिन ज़्यादा ना हो। The use of these cards is entirely optional। अब इन कार्डों का उपयोग जो वो पूरी तरह से ऑप्शनल है, वैकल्पिक है। आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्जी है। In case of any doubt, it will be open to postmasters to make such further inquiry as they may consider necessary to establish the identity of the applicants with the holders of the card। तो किसी भी संदेह के मामले में पोस्ट मास्टर आगे की पूछताछ करने के लिए स्वतंत्र होंगे जो वे कार्ड धारकों के साथ आवेदक की पहचान स्थापित करने के लिए आवश्यक समझे। मतलब कि जो आवेदक है वही आइडेंटिफिकेशन कार्ड धारक है, इसके लिए इंक्वायरी करने के लिए पोस्ट मास्टर जो है वो डिमांड कर सकता है अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में। ऐसे इसका जो उपयोग है या इसका जो भी यूज़ है वो एंटायरली ऑप्शनल रहेगा, बिल्कुल वैकल्पिक रहेगा।
इन द इवेंट ऑफ द लॉस ऑफ कार्ड। अब ये जो कार्ड है अगर गुम हो जाता है, ए डुप्लीकेट विल बी इशूड, तो वहां पे डुप्लीकेट कार्ड जारी किया जा सकता है। होल्डर को ऑन दी पेइंग ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फीस, इसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। एंड ऑन हिज गिविंग अ रिटन डिक्लेरेशन एब्सॉल्विंग द डिपार्टमेंट फ्रॉम ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन इवेंट ऑफ द मिसयूज ऑफ ओरिजिनल। अब देखो ओरिजिनल कार्ड जो अब वो गुम हो गया, उस ओरिजिनल कार्ड का दुरुपयोग अगर होगा तो इस चीज़ के लिए डाकघर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इस चीज़ में डाकघर को मुक्त करते हुए एक लिखित में उसे डिक्लेरेशन देनी होगी, घोषणा देनी होगी और साथ में निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। उसके बाद उसको डुप्लीकेट कार्ड इशू कर दिया जाएगा, जारी कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं पोस्ट रेस्टेंट के बारे में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है पोस्ट रेस्टेंट क्या चीज़ होती है। पोस्ट रेस्टेंट इज इंटेंडेड सोलली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्ट्रेंजर्स एंड ट्रैवलर्स एंड इवन दे मे नॉट यूज द पोस्ट रेस्टेंट फॉर मोर देन 3 months। पोस्ट रेस्टेंट जो है ये किसके लिए होता है? पूरी तरह से स्ट्रेंजर्स और ट्रैवलर्स के लिए, अजनबियों और यात्रियों की सुविधा के लिए होता है। और ये क्या करते हैं, 3 महीने से ज़्यादा के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो पोस्ट रेस्टेंटे जो है पूरी तरह से अजनबियों और यात्रियों की सुविधा के लिए होता है और वे 3 महीने से ज़्यादा के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डेफिनेशन की बात करते हैं। क्लोज नंबर 64, articles superscribed to be kept till called for or to await arrival or articles addressed post office all comes under post रेस्टेंट। पोस्ट रेस्टेंट में कौन कौन सी डाक वस्तुएं आ जाएंगी? ऐसी डाक वस्तुएं जिनके ऊपर क्या क्या सुपरस्क्रिप्शन होगी। टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर, बुलाए जाने पर या फिर बुलाए जाने तक इनको रोक के रखा जाए। टू अवेट अराइवल, आगमन की प्रतीक्षा की जाए। या फिर डाकघर को संबोधित डाक वस्तुएं। इस तरह की सुपरस्क्रिप्शन वाली जो भी डाक वस्तुएं होंगी उनको क्या कहा जाएगा? पोस्ट रेस्टेंट कहा जाएगा। ये सभी पोस्ट रेस्टेंट की डेफिनेशन में आ जाएंगी। मस्ट वेयर नेम ऑफ एड्रेस से पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल के ऊपर प्राप्तकर्ता का नाम अवश्य होना चाहिए। यूज ऑफ इनिशियल्स, फिगर्स, क्रिश्चियन नेम विदाउट सरनेम, फिक्टिशियस नेम्स एंड कन्वेंशनल मार्क्स नॉट अलाउड। अध्याक्षर, अंक, उपनाम के बिना कोई भी ईसाई नाम, काल्पनिक नाम और पारंपरिक चिन्ह, ये इस तरह की किसी भी तरह की आपको अनुमति नहीं होगी। यानी कि आप इनको पोस्ट रेस्टेंट के रूप में नहीं भेज सकते। मतलब ऐसी कोई भी पोस्ट रेस्टेंट के रूप में डाक वस्तु नहीं भेजी जाएगी जिसको इनके लिए संबोधित किया गया। इनिशियल्स अध्याक्षर होते हैं, मतलब आपने उसके ऊपर प्राप्तकर्ता के नाम की जगह पे हस्ताक्षर अध्याक्षर कर दिए हैं। फिगर्स को या फिर वो क्रिश्चियन नाम को बिना सरनेम के है, वो क्रिश्चियन नेम उसको संबोधित किया गया है। काल्पनिक नाम को या कन्वेंशनल मार्क को संबोधित कोई भी आर्टिकल पोस्ट रेस्टेंट के रूप में आप नहीं भेज सकते हैं। क्लोज नंबर 65 है डिस्पोजल ऑफ अ पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल। पोस्ट रेस्टेंट लेखों का निपटान किस तरह से किया जाएगा? पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल kept in post office to which it is addressed for a period not exceeding 1 month except VP आर्टिकल। कोई भी डाक वस्तु जब पोस्ट रेस्टेंटे के रूप में भेजी जाती है तो जिस डाकघर के लिए इसे संबोधित किया गया हो उस डाकघर में अधिकतम 1 महीने की अवधि के लिए इसको रोक कर रखा जा सकता है, सिवाय वीपी आर्टिकल्स के। तो 2 श्रेणियां आपने इसकी बना लेनी है, एक वीपी आर्टिकल वाली श्रेणी और दूसरी में बाकी सभी डाक वस्तुएं आ जाएंगी। तो सभी डाक वस्तुएं जो है उनको अधिकतम 1 महीने की अवधि के लिए डाकघर में रोक कर रखा जा सकता है। और वीपी आर्टिकल्स एड्रेस्ड पोस्ट रेस्टेंट, जब भी किसी मूल्यदेय डाक वस्तु को पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित किया जाता है, कैप्टन डिपॉजिट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 7 days। तो वीपी आर्टिकल को जब भी पोस्ट रेस्टेंट के रूप में संबोधित किया जाता है तो अधिकतम 7 दिनों की अवधि के लिए डाकघर में रोक कर रखा जा सकता है। अभी हमने ऊपर एक पॉइंट किया कि ये जो है बिल्कुल स्ट्रेंजर्स और जो आपके ट्रैवलर्स होते हैं उनकी सुविधा के लिए होती है और वो 3 महीने से ज़्यादा के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन नीचे हम कर रहे हैं भाई 7 दिन या फिर 1 महीना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? अब मान लीजिए मैं क्या हूँ, एक ट्रैवलर हूँ, यात्री हूँ, मैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाता हूँ। अब मैं एक जगह से दूसरी जगह पे गया, नई जगह पे मैं जाके शिफ्ट हो गया, वहाँ पे मैं कुछ समय के लिए रुका। अब मैं उस स्थान पर रहकर पोस्ट रेस्टेंट वाली जो सुविधा है उसका लाभ 3 महीने से ज़्यादा के लिए नहीं उठा सकता हूं। लेकिन जो मेरी डाक वस्तुएं आएंगी उनके लिए क्या रहेगा, समय अवधि निर्धारित रहेगी। अगर वीपी आर्टिकल है तो 7 दिन के लिए रोक के रखा जाएगा, अन्य कोई आर्टिकल है तो 1 महीने की अवधि के लिए उसको रोक के रखा जाएगा। लेकिन मैं कुल मिला के 3 महीने से ज़्यादा पोस्ट रेस्टेंट वाली सुविधा का लाभ नहीं उठा सकता। और जो आर्टिकल्स भेजे जाएंगे वो 1 महीने के लिए रोक के रखे जाएंगे। अगर वीपी आर्टिकल होंगे तो 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखे जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रैवलर्स या जो स्ट्रेंजर्स होते हैं कितनी अवधि के लिए पोस्ट रेस्टेंटे वाली सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, तो वहां पे 3 महीने आंसर आपका सही हो जाएगा।
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पोस्ट ऑफिस, अब इन पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल्स के संबंध में डाकघर की क्या जिम्मेदारी होती है। रिटेनिंग ऑफ सच आर्टिकल्स इन पोस्ट इन डिपॉजिट फॉर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ऐसी वस्तुओं को निर्धारित अवधि के लिए डाकघर में रोक कर रखना डाकघर की जिम्मेदारी होगी, यानी कि आर्टिकल्स को 1 महीने के लिए और वीपी आर्टिकल्स को 7 दिन के लिए रोक कर रखना पोस्ट रेस्टेंटे आर्टिकल के संबंध में डाकघर की जिम्मेदारी होगी। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 67। क्लोज नंबर 67 में आती है रीडायरेक्शन, पुनः प्रेषण के बारे में। आर्टिकल्स कैन नॉट बी डिलीवर्ड बाई पोस्ट ऑफिस बिकॉज एड्रेसी बीइंग एल्सवेयर, ऐसी कोई भी डाक वस्तु जिसका वितरण डाकघर के द्वारा ना किया जा सके, क्यों ना किया जा सके, क्योंकि उसका प्राप्तकर्ता कहीं और है। मे बी रिडायरेक्टेड फ्री ऑफ चार्ज टू अनदर पोस्ट ऑफिस फॉर डिलीवरी टू एड्रेसी, तो ऐसी डाक वस्तुओं को किसी दूसरे डाकघर के लिए रीडायरेक्ट किया जा सकता है जिसके वितरण क्षेत्र के भीतर प्राप्तकर्ता रहता है। तो कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसका प्राप्तकर्ता कहीं और होने की वजह से डाकघर के द्वारा उसका वितरण ना किया जा सके, उस डाक वस्तु को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दूसरे डाकघर के लिए पुनः प्रेषित कर दिया जाएगा ताकि उस डाक वस्तु का वितरण प्राप्तकर्ता को किया जा सके। मान लीजिए एक ये पोस्ट ऑफिस है, एक ये पोस्ट ऑफिस है और एक ये पोस्ट ऑफिस है। यहाँ से एक डाक वस्तु भेजी गई जिसका वितरण इस डाकघर से किया जाना है। ये ऑफिस ऑफ पोस्टिंग हो जाएगा, ऑफिस ऑफ डिलीवरी, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन हो जाएगा और ये तीसरा कोई डाकघर है। अब यहाँ पे जब डाक वस्तु प्राप्त हुई तो यहाँ पे पाया गया कि इसका प्राप्तकर्ता तो उस तीसरे वाले पोस्ट ऑफिस के वितरण क्षेत्र के भीतर है। तो ये डाकघर क्या करेगा, इस डाक वस्तु को यहाँ से नए वाले डाकघर में भेज देगा ताकि प्राप्तकर्ता को उस डाक वस्तु का वितरण किया जा सके। तो इसको कहेंगे हम रीडायरेक्शन, और रीडायरेक्शन के लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते हैं। If a postal article or notice of arrival has once been tendered to addressee by post office, then the article will not be redirected to his address elsewhere. यदि कोई डाक वस्तु या उसके आगमन की सूचना एक बार प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत कर दी जाए तो वस्तु को प्राप्तकर्ता के किसी अन्य पते पर पुनः प्रेषित नहीं किया जाएगा। यानी कि एक बार आपने डाक वस्तु या उसके आने की सूचना प्राप्तकर्ता तक पहुंचा दी तो उस डाक वस्तु को प्राप्तकर्ता के किसी अन्य पते पर कभी भी आप पुनः निर्देशित नहीं करेंगे। क्लोज नंबर 68 है इंटरसेप्शन एंड प्लेस ऑफ रीडायरेक्शन, अवरोधन और पुनः प्रेषण का स्थान। पोस्टल आर्टिकल्स कैन नॉट बी इंटरसेप्टेड एंड रीडायरेक्टेड व्हाइल इन ट्रांजिट, कोई भी डाक वस्तु पारगमन के दौरान यानी कि प्रसारण के दौरान ना तो उसको रोका जाएगा और ना ही प्रसारण के दौरान उसका पुनः प्रेषण किया जा सकता है। यानी कि यहाँ से जब डाक वस्तु निकल गई वितरण के लिए इस वाले डाकघर में, तो रास्ते में ना तो आप इसको रोक सकते हैं और ना ही इसका पुनः प्रेषण किया जाएगा। आर्टिकल कैन बी रिडायरेक्टेड ओनली एट ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन, किसी भी डाक वस्तु के पुनः प्रेषण की बात करें तो केवल उसके गंतव्य कार्यालय के द्वारा। गंतव्य कार्यालय कौन सा कार्यालय हो जाएगा, जिसके लिए उस डाक वस्तु को संबोधित किया जाता है शुरुआत में, तो उसी डाकघर के द्वारा उसका पुनः प्रेषण किया जाएगा। आगे चलते हैं। ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन मीन्स गंतव्य के कार्यालय का क्या अर्थ होता है। पोस्ट ऑफिस टू विच आर्टिकल्स इज एड्रेस्ड, ऐसा डाकघर जिसके लिए डाक वस्तु संबोधित की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन कहते हैं, गंतव्य का कार्यालय कहते हैं। क्लोज नंबर 69 है कंडीशंस ऑफ फ्री रीडायरेक्शन। हमने ऊपर किया कि आपने अगर किसी भी आर्टिकल को रीडायरेक्ट करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, लेकिन उसमें भी कंडीशंस हैं। फ्री रीडायरेक्शन टू एनी प्लेस सर्व्ड बाय इनलैंड पोस्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस, निम्नलिखित शर्तों के अधीन अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवित स्थान के लिए मुफ्त पुनः निर्देशन किया जा सकता है। अंतर्देशीय मतलब कि मान लीजिए आपने जैसे आर्टिकल भेजा तो भारत में उसको पोस्ट किया, भारत के भीतर ही उसका वितरण किया जाना है, तो भारत के भीतर ही उसकी रिडायरेक्शन करने के लिए आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लिए जाएंगे निम्नलिखित शर्तों के अधीन। सबसे पहली, unregistered articles redirect by agent of addressee if not been opened and either returned to postman or reposted at place of delivery, अपंजीकृत डाक वस्तुओं को प्राप्तकर्ता के एजेंट के द्वारा पुनर्निर्देशित किया जा सकता है। या अगर लेख खोला ना गया हो, दूसरी कंडीशन से डाकिए को वापस कर दिया जाए, या फिर वितरण स्थान पर यानी कि जहाँ पे डाकघर में आपने उसका वितरण लिया था वहीं पे आपको उससे दोबारा से रीपोस्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में रिडायरेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने होंगे।
तो अपंजीकृत लेख जो है प्राप्तकर्ता के एजेंट के द्वारा पुनः प्रेषित किए जाएंगे अगर वो खोले नहीं गए हों, या फिर उनको डाकिए को वापस कर दिया जाता है, या फिर जहाँ पे उनका वितरण किया वहीं से आप दोबारा से उनको पोस्ट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इन केस ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स, पंजीकृत वस्तुओं के संबंध में, आर्टिकल्स रिडायरेक्टेड बाई एजेंट ऑफ एड्रेसी, तो यहाँ पे भी बताया गया कि यह जो पंजीकृत डाक वस्तुएं होंगी इनको भी प्राप्तकर्ता के एजेंट के द्वारा पुनः प्रेषित किया जा सकता है इफ नॉट बीन ओपनड, अगर इन्हें खोला नहीं गया हो, एंड हैज बीन रिटर्न टू पोस्टमैन एट प्लेस ऑफ डिलीवरी, और दूसरी बात वितरण के स्थान पर इन्हें दोबारा से डाकिए को वापिस लौटा दिया जाता है, और दूसरी बात विद रिसिप्ट अनसाइंड। अब क्योंकि जब भी पंजीकृत डाक वस्तु का वितरण किया जाता है तो उसके लिए प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लेने होते हैं रसीद के ऊपर, अगर इस रसीद को अनसाइन, बिना साइन किए हुए वापिस लौटाया जाता है तभी पंजीकृत डाक वस्तुओं का मुफ्त पुनर्निर्देशन किया जाएगा। दूसरी बात, इनको खोला भी नहीं गया होना चाहिए। पोस्ट मास्टर इफ ऑथराइज्ड बाय हेड ऑफ सर्कल, अब पोस्ट मास्टर को अगर हेड ऑफ सर्कल के द्वारा सीपीएमजी के द्वारा अधिकृत किया जाता है, इफ रिक्वायर्ड बाय एड्रेसी इशू अ रिसिप्ट फॉर सच आर्टिकल्स, तो ऐसे लेखों के लिए क्या कर सकता है, एक रसीद जारी कर सकता है वितरण के समय। तो यदि पोस्ट मास्टर को सीपीएमजी के द्वारा अधिकृत किया जाता है तो अगर प्राप्तकर्ता को ऐसी आवश्यकता है तो ऐसे लेखों के वितरण के समय वो एक रसीद जारी कर सकता है। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 70, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस, शर्तों का उल्लंघन करने पर क्या जुर्माना लिया जाएगा। मान लीजिए आपने डाक वस्तु जो है उसको रिडायरेक्शन करनी है, लेकिन आपने डाक वस्तु को खोल लिया है, या फिर वो रजिस्टर्ड आर्टिकल था आपने उसकी रसीद के ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। इस तरह की जब भी कंडीशन आएगी तो क्या होगा, आर्टिकल रीपोस्टेड आफ्टर हैविंग बीन ओपनड, ऐसा आर्टिकल जिसे खोले जाने के बाद दोबारा से पोस्ट किया जाता है और रीपोस्टेड एट अ प्लेस अदर देन डिलीवरी प्लेस, या फिर उसको रीपोस्ट किया जाता है। और रीपोस्ट कहां से किया जाता है, ऐसे स्थान से रीपोस्ट किया जाता है जहां पे उसका वितरण नहीं हुआ था। विल बी ट्रीटेड एज आर्टिकल पोस्टेड फॉर दी फर्स्ट टाइम, तो इस तरह की डाक वस्तु को पहली बार पोस्ट किए गए लेख की तरह माना जाएगा। एंड चार्ज्ड विद पोस्टेज अकॉर्डिंगली, और पहली बार डाक वस्तु पोस्ट करने के ऊपर जो आपसे डाक शुल्क लिए जाते हैं वही डाक शुल्क आपसे इस डाक वस्तु के ऊपर भी लिए जाते हैं, जिसको आप खोलने के बाद दोबारा से पोस्ट करते हैं, या फिर जहां से उसका वितरण हुआ था उसके अलावा किसी अन्य डाक घर से पोस्ट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 71, रीडायरेक्शन फीस ऑन पार्सल, पार्सल पर पुनर्निर्देशन शुल्क की बात करें। पार्सल रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस सर्व्ड बाय इनलैंड पोस्ट, अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवित किसी भी स्थान के लिए पार्सल को पुनः निर्देशित किया जा सकता है, यानी कि अंतर्देशीय डाक इनलैंड पोस्ट के द्वारा जहां जहां पे सेवाएं प्रदान की जाती हैं उस जगह के लिए पार्सल की रिडायरेक्शन की जा सकती है। अब ध्यान रखना, जितनी भी डाक वस्तुओं की श्रेणियां हैं उनमें केवल पार्सल ही ऐसी डाक वस्तु है जिसके ऊपर रिडायरेक्शन शुल्क आपसे लिया जाता है। अगर इनलैंड की बात करें, अंतर्देशीय डाक की बात करें, फॉरेन के लिए तो हम करेंगे, उसमें तो आपको रिडायरेक्शन चार्जेस देने पड़ते हैं। पार्सल रिडायरेक्टेड टू एनी प्लेस सर्व्ड बाय इनलैंड पोस्ट वेयर ओरिजिनल एड्रेस एंड सब्स्टिट्यूटेड एड्रेस आर विद इन दी डिलीवरी एरिया ऑफ सेम पोस्ट टाउन फ्री रिडायरेक्शन। अब मान लीजिए एक डाक नगर है और उसी के वितरण क्षेत्र के भीतर आपने पोस्ट ऑफिस जो पार्सल है उसका रिडायरेक्शन करनी है, उसका पुनः प्रेषण करना है, तो इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। अब मान लीजिए जहाँ के लिए पार्सल भेजा था वो मूल पता हो जाएगा और प्रतिस्थापित पता जहाँ के लिए उसकी रिडायरेक्शन किया करनी है, दोनों अब मूल पता और प्रतिस्थापित पता एक ही डाक नगर के वितरण क्षेत्र के भीतर है। ऐसी कंडीशन में पार्सल के लिए आपको पुनर्निर्देशन शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। अगर इससे बाहर की आसान है, यानी कि जहाँ पे मूल पता और प्रतिस्थापित पता अलग अलग पोस्ट टाउन के डिलीवरी एरियाज में आते हैं, चार्जेबल विद हाफ दी प्रीपेड रेट, तो पार्सल के लिए रिडायरेक्शन के लिए आपको चार्जेस का भुगतान करना पड़ेगा। कितना भुगतान करना पड़ेगा, हाफ दी प्रीपेड रेट, पहले जितने चार्जेस का आपने भुगतान किया था उसके आधे चार्जेस का भुगतान आपको उसकी रिडायरेक्शन के लिए करना पड़ेगा। यानी कि 50 रुपये अगर आपने पहले उसकी पोस्टिंग के लिए दिए थे तो रिडायरेक्शन के लिए आपको 25 रुपीज़ का भुगतान करना पड़ेगा। सच रिडायरेक्शन ओनली डन व्हेन एड्रेसी और एजेंट गिव्स रिटन इंस्ट्रक्शंस, और पार्सल के लिए इस तरह का पुनः प्रेषण तभी किया जाएगा जब प्राप्तकर्ता ने या प्राप्तकर्ता के एजेंट ने ऐसा करने के लिए लिखित में निर्देश दिए हों। नो रिडायरेक्शन फीस इफ पार्सल रिटर्न्ड एज अनक्लेम्ड और refused फॉर डिलीवरी टू हिम विद इन डिलीवरी एरिया ऑफ पोस्ट ऑफिस ऑफ इशू और द सेम पोस्ट टाउन। दूसरी बात बताई गई है कि पार्सल की रिडायरेक्शन के लिए कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिए जाएंगे। कब नहीं लिए जाएंगे, जब पार्सल को
लावारिस के रूप में वापस लौटाया जाता है या फिर पार्सल को लेने से इनकार कर देता है। एड्रेसी जो उसने पार्सल को लेने से रिफ्यूज़ कर दिया और उसको वापस जो है वो सेंडर को वितरित किया जाना है, और सेंडर का पता और जो जिसने रिफ्यूज़ किया है वो एड्रेसी का पता सेम ही पोस्ट ऑफिस जारी करने वाले डाकघर के या सेम पोस्ट टाउन के वितरण क्षेत्र के भीतर है। ऐसी कंडीशन में भी आपको पार्सल की रिडक्शन के लिए कोई चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। यदि पार्सल लावारिस के रूप में या मना किए हुए की तरह वापस प्रेषक को लौटाया जाता है और प्रेषक और प्राप्तकर्ता का एक ही नगर डाकघर या जारी करने वाले डाकघर के वितरण क्षेत्र के भीतर में पता है, तो पार्सल के लिए कोई भी पुनर्निर्देशन शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। No redirection fees recovered on inland parcel addressed to troops, and such parcels when redirected within India will be transmitted free of any other charges. सैनिकों को संबोधित अंतर्देशीय पार्सलों के मामले में कोई भी पुनर्निर्देशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, और ऐसे पार्सल भारत के भीतर जब भी पुनर्निर्देशित किए जाते हैं तो उनका प्रेषण बिना किसी पुनर्निर्देशन शुल्क के किया जाएगा। तो ट्रूप्स जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, उनके लिए संबोधित पार्सलों पर कभी भी रिडायरेक्शन चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। क्लोज नंबर 72 की बात करें, इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ रेजिडेंस, पता परिवर्तन के संबंध में निर्देश। पर्सन चेंजिंग देयर एड्रेस शुड फर्निश द पोस्ट ऑफिस। कोई भी व्यक्ति जो अपना पता परिवर्तित करता है उसे डाकघर में क्या करना होता है, दोनों डाकघरों में प्लेस विच दे आर लिविंग, जिस स्थान से वो जाएंगे उस स्थान के डाकघर को भी, और साथ में प्लेस टू विच दे आर गोइंग, और जिस स्थान को वो जाएंगे वहां वाले डाकघर को भी क्या करना होता है, विद रिटन इंस्ट्रक्शंस, लिखित निर्देश देने होते हैं। किसके संबंध में, रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स इंक्लूडिंग मनी ऑर्डर्स रिसीव्ड टू देयर एड्रेस। उनके पते पर प्राप्त होने वाले डाक लेखों सहित मनी ऑर्डर के निपटान के संबंध में लिखित निर्देश उनको देने होंगे। कहाँ पे देने होंगे, उन दोनों स्थानों के डाकघरों को, एक जहां से वो जा रहे हैं और दूसरा जहां को वो जाएंगे, दोनों स्थानों के डाकघरों को लिखित निर्देश देने होंगे उनके लेखों के और उनके मनी ऑर्डर्स के निपटान के संबंध में। इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी सिंपल एंड डायरेक्ट। अब ये जो निर्देश दिए जाएंगे बिल्कुल सरल और सीधे होने चाहिए। मस्ट स्टेट वेदर, और इसमें यह भी बताया जाएगा दे आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल पोस्टल आर्टिकल, क्या ये सभी डाक वस्तुओं के ऊपर लागू होंगे, एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली फॉर एड्रेसेस आर्टिकल्स। और दूसरी बात, ये जो इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दिए जा रहे हैं क्या केवल निर्देश देने वाले व्यक्ति के लेखों पर ही लागू होंगे, और आल्सो टू हिज फैमिली मेंबर्स, या उसके परिवार के सदस्यों के लेखों पर भी लागू होंगे। ये चीज़ भी उन निर्देशों में बताई जाएगी। Complicated or conditional instructions or anything in the nature of a tour program will not be attended to। पेचीदा और शर्तों वाले जो निर्देश होते हैं उन पर कोई भी अमल नहीं किया जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस जो हमने ऊपर किया बिल्कुल सिंपल एंड डायरेक्ट होनी चाहिए। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड या कंडीशनल इंस्ट्रक्शन होगी उसके ऊपर अमल नहीं किया जाएगा। पोस्ट ऑफिस के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। Articles of letter mail originally posted for transmission by inland post will not be redirected to place not served by inland post। पत्र डाक के ऐसे लेख जिन्हें मूल रूप से अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रेषण के लिए पोस्ट किया गया था, उनको ऐसी किसी भी जगह के लिए पुनर्निर्देशित नहीं किया जाएगा जहां पे अंतर्देशीय डाक द्वारा सेवा प्रदान ना की जाती हो। मतलब कि जो भी अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रसारण के लिए डाक वस्तु पोस्ट की जाएगी उसकी रिडायरेक्शन भी ऐसी जगह के लिए की जाएगी जहां पे इनलैंड पोस्ट के द्वारा या अंतर्देशीय डाक के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, आप क्या कर सकते हैं, इनको फॉरेन कंट्रीज के लिए या फॉरेन पोस्ट के द्वारा सेवित स्थानों के लिए रिडायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, विदाउट एक्सप्रेस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एड्रेस इन राइटिंग टू दिस इफेक्ट। जब तक कि प्राप्तकर्ता इस तरह के निर्देश नहीं देता कि मेरी डाक वस्तु जो है इसको ऐसी जगह के लिए आपने पुनर्निर्देशित कर देना है जहां पे अंतर्देशीय डाक के द्वारा सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं, अनलेस कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन बाय फॉरेन पोस्ट आर फुलफिल्ड। दूसरी बात, यह विदेशी डाक के माध्यम से पोस्ट करने की जो भी शर्तें हैं उनको पूरा ना करे। तो अगर ये विदेशी डाक के माध्यम से पोस्ट करने के लिए जो भी निर्धारित शर्तें हैं उनको पूरा करता है। दूसरी बात, प्राप्तकर्ता ने उनको फॉरेन पोस्ट में रिडायरेक्ट करने के लिए अधिकृत किया है, तभी इन डाक वस्तुओं को फॉरेन पोस्ट में भी आप रिडायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो इनकी रिडायरेक्शन जो है केवल इनलैंड पोस्ट में अंतर्देशीय डाक के माध्यम से ही की जाएगी, और ऐसे स्थानों के लिए की जाएगी जहां पे अंतर्देशीय डाक के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जाती हैं।
person leaving India therefore advised to leave their written instructions or to appoint an agent in India to receive any letter or article that may arrive for them after departure. तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो भारत छोड़ के किसी और कंट्री में जाता है उसको ये बोलना चाहता है कि आप क्या करें, ये पोस्ट ऑफिस में या तो लिखित में निर्देश दें कि आपके आर्टिकल्स या मनी ऑर्डर्स का निपटान आपके जाने के बाद कैसे किया जाएगा, या फिर भारत में अपना एक एजेंट नियुक्त करके जाएं जो एजेंट उनके लिए आने वाले पत्रों और लेखों को प्राप्त कर सके। अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड इनलैंड पैकेट्स, अनपेड अवैतनिक या अपर्याप्त रूप से भुगतान किए हुए जो अंतर्देशीय पैकेट होंगे, नोट रिडायरेक्टेड टू फॉरेन कंट्रीज, उन्हें फॉरेन कंट्रीज के लिए पुनः प्रेषित नहीं किया जाएगा अनलेस फुली प्रीपेड एट द रेट एप्लीकेबल टू सच पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन बाई फॉरेन पोस्ट, जब तक कि क्या हो जाता है विदेशी डाक में भेजने के लिए लागू दर के साथ पूरी तरह से इनको प्रीपेड ना कर दिया जाए। यानी कि फॉरेन पोस्ट में जो पैकेट भेजने के लिए चार्जेस हैं उन चार्जेस के साथ इनका भुगतान ना कर दिया जाए, तब तक इनको फॉरेन पोस्ट के लिए आप फॉरेन पोस्ट के माध्यम से रिडायरेक्ट नहीं करेंगे। Indian Post Office is not responsible for any action taken by destination country on an inland article received by it in contravention of the regulations of that country। गंतव्य देश द्वारा प्राप्त की जाने वाली अंतर्देशीय वस्तु यदि उन देशों के नियमों का उल्लंघन करती है तो उस देश के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के लिए डाकघर कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। अब मान लीजिए एक डाक वस्तु है जिसको फॉरेन कंट्री के लिए रिडायरेक्ट तो कर दिया डाकघर ने, लेकिन वो डाक वस्तु उस फॉरेन कंट्री में जब पहुंचती है और वहां के जो कानून है उनके उल्लंघन में पाई जाती है, तो उस डाक वस्तु के ऊपर जो भी फॉरेन कंट्री के द्वारा एक्शन लिया जाएगा या कार्यवाही की जाएगी उसके लिए भारतीय डाकघर की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। आगे चलते हैं क्लॉज नंबर 73, पीरियड फॉर विच इंस्ट्रक्शंस वैलिड, किस अवधि के लिए निर्देश जो वो मान्य रहेंगे। सेपरेट रिटन इंस्ट्रक्शंस आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी चेंज ऑफ एड्रेस, पते के प्रत्येक परिवर्तन के लिए आपको अलग से लिखित निर्देश देने होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग चेंज ऑफ एड्रेस, पता परिवर्तन के संबंध में दिए गए निर्देशों की वैधता की बात करें 3 महीने तक रहती है। जैसे हमने ऊपर किया कि कोई भी व्यक्ति पोस्ट मास्टर को अपने अलावा अपनी डाक वस्तुएं वितरित करने के लिए जब अधिकृत करता है तो ऐसी कंडीशन में वो इंस्ट्रक्शंस 3 साल तक वैलिड रहती हैं, और उसी तरह से पता परिवर्तन के संबंध में जो निर्देश दिए जाते हैं उनकी वैलिडिटी 3 महीने तक रहती है। एनी पर्सन लिविंग इंडिया, कोई भी व्यक्ति जो भारत छोड़ के किसी दूसरे देश में जाता है वो जब निर्देश देता है लॉन्गर पीरियड में भी स्पेसिफाइड इफ डिजायर्ड, तो अगर आवश्यकता हो तो वो 3 महीने से ज्यादा की अवधि भी निर्दिष्ट करवा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स, ऐसी डाक वस्तुएं जिनका वितरण कर पाना असंभव हो, किस तरह से उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। क्लोज नंबर 74 है पीरियड ऑफ डिटेंशन ऑफ अनडिलीवरेबल आर्टिकल्स इन पोस्ट ऑफिस, डाकघर में अवितरण योग्य लेखों को रोक कर रखने की अवधि। यानी कि कोई भी डाक वस्तु जिसका वितरण कर पाना बहुत मुश्किल है उसको डाकघर में कितने समय के लिए रोक कर रखा जाएगा। The following rules govern the treatment of undeliverable articles in post office, डाकघरों में अवितरण योग्य डाक वस्तुओं को जो रोकने के लिए नियम है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले Articles the addresses of which are so illegible or incomplete as to render delivery impossible। सबसे पहले बोला गया कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसके ऊपर लिखा हुआ पता इतना अस्पष्ट है या फिर इतना अधूरा है कि उसका वितरण कर पाना असंभव हो जाता है। वो इतना अस्पष्ट है, उसको पढ़ना इतना मुश्किल है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उसका वितरण आप नहीं कर पाएंगे, या फिर आधा अधूरा है तो उसका वितरण भी आप नहीं कर पाएंगे, या फिर और हुज रैपर्स गेट लॉस्ट, या फिर जिनके आवरण यानी कि जिसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था वही गुम हो गया है या फिर वो अलग हो गया है। आर सेंट एट वंस टू रिटर्न लेटर ऑफिसेज फॉर डिस्पोजल, ऐसी डाक वस्तुओं को निपटान के लिए तुरंत पुनः प्रेषण केंद्र को भेज देना चाहिए। तो पुनः प्रेषण केंद्र जो क्या होते हैं, जो आपके ऐसे आर्टिकल्स का निपटान करते हैं जिनके ऊपर एड्रेस पूरा नहीं है या फिर इलेजिबल एड्रेस है या फिर जिनको लेने से इनकार कर दिया जा चुका हो, इस तरह के जो लेख होते हैं वो आरएलओ में निपटाए जाते हैं। तो ऐसी डाक वस्तुएं जिनके ऊपर पता या तो अधूरा है या इतना अस्पष्ट है कि उनका वितरण कर पाना असंभव हो, या जिनके रैपर अलग हो चुके हैं या अलग गुम हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, उन डाक वस्तुओं को तुरंत पुनः प्रेषण केंद्र को निपटान के लिए लौटा दिया जाना चाहिए, एक्सेप्ट व्हेन दे आर फुली प्रीपेड एंड द नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर अपीयर्स ऑन आउटसाइड व्हेन दे आर रिटर्न्ड टू सेंडर।
ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या बोली है, अब पहली तो आ जाएगी कंडीशन की, या तो उनके ऊपर पता पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर वो इनकम्प्लीट है, या उनका रैपर अलग हो चुका है, या वो गुम हो चुका है। ऐसी कंडीशन में उनको तुरंत आपने आरएलओ को भेज देना है, पुनः प्रेषण केंद्र को भेज देना है, ताकि उनका निपटान किया जा सके। लेकिन ऐसी कंडीशन में जहाँ पे वो फुली प्रीपेड है, पूरी तरह से उनका भुगतान किया गया है और उनके बाहर प्रेषक का नाम और पता भी है, तो ऐसी डाक वस्तुएं क्या करनी चाहिए, प्रेषक को वापस करने के लिए लौटाई जानी चाहिए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को। आर्टिकल्स द एड्रेसेस ऑफ विच आर नॉट नोन, ऐसे लेख जिनके प्राप्तकर्ता के बारे में पता लगाना मुश्किल है, यानी कि उनका प्राप्तकर्ता अज्ञात है, और हैव लेफ्ट द स्टेशन ऑफ एड्रेस विदाउट इंटीमेटिंग देयर फ्रेश एड्रेस, और या फिर उसने अपना नया पता बताया नहीं है और वो उस पते को छोड़कर किसी नए पते पर चला गया है, एंड और आर नोट फाउंड एट द एड्रेस गिवन ऑन आर्टिकल, या फिर लेख के ऊपर जो पता दिया हुआ है उस पते पर वो प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है, आर ऑर्डिनरली केप्ट इन डिपॉजिट इन हेड ऑफिस, सब ऑफिस और ब्रांच पोस्ट ऑफिस टू विच दे आर एड्रेस्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days आफ्टर ऑल इंक्वायरीज टू फाइंड द एड्रेस हैव प्रूव्ड अनसक्सेसफुल। अब मान लीजिए कोई ऐसी डाक वस्तु है जिसके प्राप्तकर्ता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, या फिर उसने अपना पुराना पता छोड़ दिया है, नए पते पर चला गया, लेकिन पोस्ट ऑफिस में उसने कोई भी लिखित निर्देश नहीं दिए हैं, या फिर दूसरी बात क्या बताई गई है, लेख पर जो दिया हुआ पता है वहां पे प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन में जिस भी डाक घर के लिए उस लेख को संबोधित किया हो, चाहे वो हेड ऑफिस हो, चाहे वो सब ऑफिस हो, चाहे वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस हो, वहां पर उसे 7 दिनों की अवधि के लिए रोक कर रखा जाएगा। और ये जो 7 दिनों की अवधि होगी कब से गिनी जाएगी, जब प्राप्तकर्ता के बारे में पता लगाने के लिए जितनी भी पूछताछ है वो अनसक्सेसफुल हो जाती है, असफल हो जाती है, उसके बाद 7 दिनों की अवधि के लिए उस डाक वस्तु को प्रधान डाकघर, उप डाकघर या शाखा डाकघर जिसके लिए उसे संबोधित किया हो वहां पे रोक के रखा जाएगा। आफ्टर 7 days, 7 दिनों के बाद, आर्टिकल्स इंक्लूडिंग इंश्योर्ड आर्टिकल्स विच बेयर क्लियरली ऑन आउटसाइड द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ सेंडर, तो 7 दिनों के बाद ऐसे लेख बीमित लेखों सहित जिनके बाहर प्रेषक का नाम और पता लिखा हुआ है, एंड ऑन विच नो पोस्टेज और अदर सम इज ड्यू, और जिनके ऊपर कोई भी डाक शुल्क या अन्य शुल्क ड्यू नहीं है, दे नहीं है, जो रिकवर करना है पोस्ट ऑफिस ने, आर रिटर्न डायरेक्ट टू सेंडर, उन्हें सीधे क्या किया जाएगा, प्रेषक को वापस लौटा दिया जाएगा। फाइल अदर आर्टिकल्स आर फॉरवर्डेड टू रिटर्न लेटर ऑफिस फॉर डिस्पोजल, अन्य डाक वस्तुओं को निपटान के लिए पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाएगा। If an article has been redirected to the post office at which it is found to be undeliverable, अब मान लीजिए किसी भी डाक घर में एक ऐसी डाक वस्तु प्राप्त होती है जो किसी अन्य डाक घर के द्वारा रिडायरेक्ट की गई हो, पुनः प्रेषित की गई हो, लेकिन जिस डाक घर के लिए उसे पुनः प्रेषित किया है वहां पे भी उसका प्राप्तकर्ता नहीं मिल पाता है, उसे कैप्ट नहीं किया जाएगा, उसे डिपॉजिट में नहीं रखा जाएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। जैसे ही पता चलता है कि इसका एड्रेस जो है इसके बारे में पता लगाना मुश्किल है, तुरंत उस डाक वस्तु को वापस भेजा जाएगा, उसको वहां पे डिपॉजिट में नहीं रखा जाएगा। तो रीडायरेक्टेड जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनको डाक घर में एक बार पता चल जाए कि प्राप्तकर्ता के बारे में पता लगाना मुश्किल है, तो उन डाक वस्तुओं को रोका नहीं जाता है। अनडिलीवर्ड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स पंजीकृत समाचार पत्रों के जो अनडिलीवर्ड पैकेट्स होते हैं, आर रिटर्न्ड डायरेक्ट टू सेंडर आफ्टर 7 days, उन्हें तुरंत या सीधे 7 दिनों के बाद प्रेषक को लौटा दिया जाता है। एन अनडिलीवर्ड पोस्टल आर्टिकल ऑफ विच द एड्रेसी, एक अवितरित डाक लेख जिसका प्राप्तकर्ता has refused or omitted to take delivery after due notice has been given to him by post office, डाक घर के द्वारा प्राप्तकर्ता को नोटिस देने के बाद भी अगर उसका वितरण लेने से इनकार करता है या विफल रहता है, या फिर इज नोन टू हैव गोन अवे फ्रॉम इंडिया, या फिर भारत छोड़ के चला गया है, विदाउट लिविंग इंस्ट्रक्शंस एट पोस्ट ऑफिस एज टू द रिडायरेक्शन ऑफ हिज कोरेस्पोंडेंस, या फिर उसने अपने जो पत्राचार है उसके पुनः प्रेषण के बारे में कोई भी निर्देश नहीं दिए और वो भारत छोड़ के किसी अन्य देश में चला गया है, इस डेड, उसकी मृत्यु हो चुकी है और वहाँ पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसके लिए आने वाली डाक वस्तुओं को प्राप्त कर सके, या डाकघर के द्वारा उन डाक वस्तुओं का वितरण उस व्यक्ति को किया जा सके, इज नॉट डिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस, तो ऐसी डाक वस्तुओं को डाक घर में रोक के नहीं रखा जाएगा, बट इज सेंट वंस टू रिटर्न लेटर ऑफिस, उन्हें तुरंत पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें अपवाद है, ठीक है, कोई भी ऐसी डाक वस्तु
जिसका प्राप्तकर्ता उसके लिए नोटिस प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर उसका वितरण लेने में विफल रहता है या ओमिट करता है, विफल रहता है या फिर मना कर देता है, मुझे वितरण नहीं चाहिए, या फिर जिसका प्राप्तकर्ता बिना कोई निर्देश दिए फॉरेन कंट्री में चला गया, ऐसी डाक वस्तुओं को तुरंत पुनः प्रेषण केंद्र को लौटा दिया जाएगा। लेकिन अपवाद है, यहाँ पे क्या अपवाद है? रिफ्यूज्ड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, मना किए हुए अपंजीकृत लेख जिनके बाहर विच बेयर क्लियरली ऑन द आउटसाइड द नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, जिनके बाहर प्रेषक का नाम और पता स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, आर रिटर्न डायरेक्ट टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग 5 बाई हेड ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस। तो वहां पे क्या किया जाएगा? प्रधान डाकघर या सब ऑफिस के द्वारा उन डाक वस्तुओं को सीधे प्रेषक को वापस लौटा दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड इंश्योर्ड आर्टिकल्स, अनक्लेम्ड जो लावारिस हैं या मना किए हुए बीमित लेख हैं, एंड रिफ्यूज्ड अनइंश्योर्ड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स और मना किए हुए गैर बीमित पंजीकृत लेख वीपी लेखों सहित आर रिटर्न एट वंस डायरेक्ट टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फॉर डिलीवरी टू सेंडर, तो उन्हें भी सीधे प्रेषक को वापस करने के लिए ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को लौटा दिया जाएगा। इफ द सेंडर ऑफ आर्टिकल सो रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कैन नॉट बी फाउंड, लेकिन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को आपने ऐसी डाक वस्तुएं लौटा दी वहां पे प्रेषक के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि प्रेषक को डाक वस्तुओं तक पहुंचाया जाना है, ठीक है, डाक वस्तुओं को प्रेषक तक पहुंचाया जाना है, लेकिन वहां पे प्रेषक नहीं मिलता है। ऐसी कंडीशन में द आर्टिकल्स आर देन सेंट टू रिटर्न दैट ऑफिस, तो वहां पे भी उन डाक वस्तुओं को फिर से पुनः प्रेषण केंद्र को भेज दिया जाएगा। एक्सप्रेशन ऑफिस ऑफ पोस्टिंग हम पहले भी कर चुके हैं, मीन्स द डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स द एड्रेस ऑफ सेंडर, तो यह भी एक वितरण का डाकघर होता है जो प्रेषक के पते पर काम करता है। नेक्स्ट आपके पास क्लोज नंबर 75, डिस्पोजल ऑफ आर्टिकल्स सेंट टू आरएलओ, पुनः प्रेषण केंद्र को भेजे गए लेखों का निपटान किस तरह से किया जाता है। इन आरएलओ फर्दर एंडर्स आर मेड टू फाइंड द एड्रेस ऑफ आर्टिकल अदर देन रिफ्यूज्ड और आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन, ऐसी डाक वस्तुएं जिनको लेने से इनकार किया जा चुका हो या ऐसी डाक वस्तुएं जिनके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है, उन डाक वस्तुओं को छोड़कर बाकी जितनी भी डाक वस्तुएं होंगी उनके बारे में फिर से प्रयास किए आते हैं। किसके बारे में? कि उनके प्राप्तकर्ता के बारे में या उनके प्रेषक के बारे में पता लगाया जा सके। अब आरएलओ या पुनः प्रेषण केंद्र में जो डाक वस्तुओं का निपटान है वो कैसे किया जाता है? जब वो डाक वस्तुएं वहां पे पहुंचती हैं तो पहले प्रयास किया जाता है प्रेषक का या प्राप्तकर्ता का पता लगाने का, ऐसे नहीं उनको नष्ट कर दिया जाएगा। इफ एड्रेसी कैन नॉट बी फाउंड, अगर प्राप्तकर्ता के बारे में पता ना चले तो पहली वो कोशिश करेंगे प्राप्तकर्ता का पता लगाने के बारे में। अगर प्राप्तकर्ता का पता नहीं चले तो क्या करेंगे? आर्टिकल्स बेयरिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर इन दी कवर, तो वो क्या करेंगे? आर्टिकल के जो कवर है उसके ऊपर अगर प्रेषक का नाम और पता है तो रिटर्न टू ऑफिस ऑफ पोस्टिंग फॉर डिलीवरी टू सेंडर, तो आरएलओ से उस डाक वस्तु को ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भेजा जाएगा ताकि प्रेषक तक उस डाक वस्तु को पहुंचाया जा सके। आर्टिकल्स डू नॉट बेयर नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर ऑन कवर, ऐसी डाक वस्तुएं जिनके कवर के ऊपर प्रेषक का नाम और पता ना हो, ओपनड फॉर पर्पस असर्टेनिंग नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर, तो उन डाक वस्तुओं को खोला जाएगा। क्यों खोला जाएगा? ताकि उनके अंदर से कोई प्रेषक का नाम या पता मिल जाए। इफ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फाउंड, और उन्हें वहां से खोलने के बाद अगर कोई भी आवश्यक जानकारी मिलती है आर्टिकल प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। अगर नहीं मिलती है डिस्पोज्ड ऑफ इन आरएलओ, तो ऐसी डाक वस्तुओं को आरएलओ में नष्ट कर दिया जाएगा, निपटा दिया जाएगा। डिटेन्ड फॉर ए सर्टेन फिक्स्ड पॉइंट, तो उनको कुछ निर्धारित अवधि के लिए पीरियड के लिए रोक के रखा जाएगा, उसके बाद उनको वहां पे नष्ट कर दिया जाएगा। रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स एंड आर्टिकल्स एड्रेस्ड टू डिसीज्ड पर्सन, मना किए हुए लेख या ऐसे लेख जिन्हें मृतक व्यक्ति को संबोधित किया जाता है, ट्रीटेड इन आरएलओ एज आर्टिकल द एड्रेसेस ऑफ विच कैन नॉट बी फाउंड, तो उन्हें पुनः प्रेषण केंद्र में किस तरह से ट्रीट किया जाता है? ऐसे आर्टिकल्स की तरह ट्रीट किया जाता है जिनके प्राप्तकर्ता के बारे में पता ना चला हो। तो मना किए हुए लेख या ऐसे लेख जिनके प्राप्तकर्ता की मृत्यु हो चुकी है उनको आरएलओ में किस तरह से निपटाया जाता है? उन लेखों की तरह निपटाया जाता है जिन लेखों के प्राप्तकर्ता के बारे में कोई जानकारी ना मिली हो। और लास्ट क्लोज है आज की वीडियो का, क्लोज नंबर 76, ऑब्लिगेशन टू ऑफ सेंडर टू पे पोस्टल चार्जेस, डाक शुल्क अदा करने के लिए प्रेषक का दायित्व। सेंडर इज बाउंड टू पे पोस्टेज और अदर सम ड्यू ऑन अनडिलीवरेबल और रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स रिटर्न टू हिम बाई पोस्ट ऑफिस। डाकघर के द्वारा जो भी डाक वस्तुएं प्रेषक को वापस लौटाई जाती हैं जिनका या तो वितरण नहीं हुआ है या जिनके प्राप्तकर्ता ने उनको लेने से इनकार कर दिया है, उन डाक वस्तुओं के ऊपर जो भी ड्यू चार्जेस होंगे, जो भी दे डाक शुल्क होंगे वो प्रेषक को देने पड़ेंगे। एंड इफ ही रिफ्यूजेस टू पे ड्यू,
देन पोस्ट ऑफिस हैज़ रेमेडी, हम क्लोज नंबर 52 में भी कर चुके हैं। उससे कैसे प्राप्त किए जाएंगे, पोस्ट ऑफिस एक्ट के तहत लगाए गए जुर्माने की तरह वसूल किए जाएंगे। पोस्ट ऑफिस के पास फर्दर पावर होती है उन आर्टिकल्स को विदहोल्ड करने की, तो क्लोज नंबर 52 में हम कर चुके हैं। तो पोस्ट ऑफिस के पास आगे इसके लिए भी उपाय होता है, अगर प्राप्त प्रेषक जो है इस तरह के चार्जेस का भुगतान करने से इनकार करता है, जैसे हमने किया था कि प्राप्त करता है ना डाक वस्तु का वितरण ले लिया लेकिन जो ड्यू चार्जेस है उनका भुगतान करने से मना करता है, तो पोस्ट ऑफिस क्या एक्शन लेगा, वही एक्शन यहाँ पे भी लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सभी समझ के आपको याद करने हैं, बहुत आसान है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है, अच्छे से पढ़ के याद करेंगे। देखो सीधी सी बात है, हम 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स करने वाले हैं, आप वो क्वेश्चन पेपर्स करके जाएंगे, एग्जाम आपका तब भी आसानी से निकल जाएगा, लेकिन उन क्वेश्चन पेपर्स में जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं आपको तभी समझ आएंगे जब आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी। अब वो फिर क्योंकि कई बार क्वेश्चन थोड़े घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़े और घुमाए जाते हैं, तो उनको आसानी से आप कर पाएंगे अगर आप थ्योरी अच्छे से करते हैं। तो ये हर एक लाइन आपको अच्छे से समझ के याद कर लेनी है। एक बार आप याद कर लेंगे फिर आपको ये दोबारा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम क्वेश्चन पेपर्स के अच्छे से इनका रिवीजन करेंगे तो ये आपके बिल्कुल अच्छे से पक्के हो जाएंगे, एग्जाम में आपको भूलेंगे भी नहीं, तो इनको अच्छे से आपने कर लेना है। धन्यवाद।